हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डेविड ईस्टन के सिद्धांत व्यवहारवाद के बारे में बात की थी। आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। ये सिद्धांत भी डेविड ईस्टन ने ही दिया है। व्यवहारवाद में जो कुछ कमियां उनको कालांतर में नज़र आईं, तो उन कमियों को दूर करके उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद नाम का नया सिद्धांत दिया। तो डेविड ईस्टन का जो कोटेशन है, इसमें सबसे पहले हम इसको देखते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। यानी कि व्यवहारवाद का सिद्धांत देने के पश्चात कालांतर में उन्हें जब कुछ कमियां नज़र आईं और जब उन्हें ये आभास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो व्यवहारवाद के कारण हम जिन चीज़ों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के चले थे, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो वो ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल और बेकार के रिसर्च पर, शोध पर बहुत अधिक समय और पैसा खर्च कर दिया गया था। उस टाइम के वैचारिक संरचना, प्रतिमान, सिद्धांत, उसके निर्माण में वो लोग लगे हुए थे और उनकी जो बाकी की चीज़ें थी, बाकी का जो परिदृश्य था, उस समय का जो तत्कालीन सिनेरियो था, उसमें जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो व्यवहारवाद के सिद्धांत के माध्यम से भी उन प्रॉब्लम्स को समझना और उनका समाधान खोजना एक तरीके से संभव नहीं हो पा रहा था। एक प्रकार से इसकी इस प्रकार ये भी निंदा की जा सकती है कि वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अपने एसी वाले जो रूम्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, वहाँ पर बैठकर और उनमें उन चर्चाओं को कर रहे थे जिनमें संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान, मॉडल निर्माण आदि चीज़ें शुरू कर रखी थी उन लोगों ने। और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी वो थोड़ा बहुत रिसर्च जिस तरह का भी कर रहे थे, तो उससे उस समय की तत्कालीन समस्याएं, जैसे कि आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासन, सामाजिक विभेद, ऐसी जो परिस्थितियां थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी जो राजनीतिक शास्त्री थे, उनके पास न तो उस चीज़ की कोई कल्पना की थी उन्होंने, न उनके पास उसके कारणों का कोई उल्लेख था, न उनके पास इस तरह की समस्याओं का कोई निदान मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि व्यवहारवादी आंदोलन में मूल्यों के अध्ययन को भी उचित स्थान नहीं दिया गया, विश्लेषण की तकनीक जो है उसको, वस्तु जो थी, जो लक्ष्य था कि चीज़ों को ठीक करना है, समस्याओं के समाधान को ढूंढना है, तो वो तकनीक को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया। इस तरह से निष्कर्षों में प्रासंगिकता और शाश्वतता, इसका अभाव हमेशा बना रहा। तो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट करके राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण और शाश्वतता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में जो साइंटिफिक विश्लेषण है, उसके तत्व को शिथिल नहीं करना चाहता है, बल्कि वो वैज्ञानिकता के लिमिट्स को और ज़्यादा फैलाव देना चाहता है। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद को ऐसी वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है जिससे यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के एकदम नए समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसमें फैक्ट्स भी हैं और मूल्य यानी कि वैल्यूज़ भी बराबर तौर पर शामिल हैं। तो डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है, वो उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि जो फिज़िकल साइंसेज की हमने बात की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के जो फिज़िकल साइंसेज हैं, उनकी कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करके परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? राजनीति विज्ञान में। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? मानव, जिसका व्यवहार परिवर्तनशील है। तो यह इस प्रकार की सिद्धांत को डेविड ईस्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत, यानी कि क्रेडो ऑफ रेलेवेंस भी कहा। तो वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद जो है, वो व्यवहारवाद का ही एक अगला चरण या एक सुधार आंदोलन कहा जा सकता है, जिसके दो नारे हैं, पहला कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। कर्म और प्रासंगिकता, इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक शोध जो हैं वो समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होने चाहिए और संगतिपूर्ण होने चाहिए।
तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो उदय के कारण हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।